प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 10 के इंग्लिश के चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के साथ करेंगे। आज हम इस चैप्टर के भाग 1 और भाग 2 को समझेंगे। इसके बाद कक्षा 10 में ही हम हिंदी के अध्याय लखनवी अंदाज को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रॉम डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट फ्लाइट का है। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर एक लड़की जिसका नाम एन फ्रैंक था उसकी डायरी एंट्री का एक हिस्सा है। इस डायरी एंट्री में उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी में जूइश कम्युनिटी यानी जूइश समुदाय और उसके परिवार के ऊपर होने वाले अत्याचारों के बारे में बताया है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि हम आज की इस वीडियो में क्या सीखेंगे और क्या पढ़ेंगे। अबाउट एन फ्रैंक, यानी हम एन फ्रैंक के बारे में कुछ बातें जानेंगे। डायरी ऑफ एन फ्रैंक, और हम एन फ्रैंक की डायरी की शुरुआत का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम एन फ्रैंक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। एन फ्रैंक का पूरा नाम एनालिस मैरी फ्रैंक था। उसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और डेथ 1945 के फेब या मार्च में से किसी एक में हुई थी। वो जर्मनी की जूइश कम्युनिटी की थी, मतलब जूइश समुदाय की एक लड़की थी। एन फ्रैंक की डायरी उसके 13th बर्थडे का गिफ्ट था। मूव्ड टू एम्स्टरडैम विद फैमिली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वो अपने फैमिली यानी अपने परिवार के साथ दूसरी वर्ल्ड वॉर के दौरान एम्स्टरडैम शिफ्ट हो गई थी। नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी, मतलब नाजी कम्युनिटी के लोगों ने जर्मनी के ऊपर हुकूमत चलानी शुरू कर दी थी और उन्होंने जूइश कम्युनिटी के लोगों को दबाना शुरू कर दिया था। एंड डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। एन की डेथ उसकी बड़ी बहन मार्गरेट फ्रैंक की डेथ के कुछ दिनों बाद ही हो गई थी। उसकी डेथ का कारण टाइफस था। ऑटो फ्रैंक was the only survivor left who returned to Amsterdam after the war ended. ऑटो फ्रैंक यानी जो एन फ्रैंक के पिता थे, सिर्फ वो ही बचे थे वॉर यानी जंग के खत्म होने के बाद, जो एम्स्टरडैम लौटे थे। तो दोस्तों, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में कुछ इस तरह लिखा था। मेरे जैसे किसी इंसान के लिए डायरी लिखना बहुत ही स्ट्रेंज यानी अजीब एक्सपीरियंस है। इसलिए नहीं कि मैं पहली बार कर रही हूं ये सब, बल्कि इसलिए कि
कोई भी 13 साल की स्कूल जाती बच्ची की डायरी में इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन मुझे अपने अंदर की बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, और मैं मान रही हूँ कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। मतलब किसी कागज़ में किसी व्यक्ति से ज़्यादा पेशेंस यानी ज़्यादा सब्र होता है। मैं ये कहना चाहती थी जब मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी और थोड़ी उदास भी थी, और मैं ये डायरी किसी को भी पढ़ाने का प्लान नहीं कर रही हूँ जब तक मेरे पास कोई ट्रू फ्रेंड यानी कोई सच्चा दोस्त नहीं है। क्योंकि एक पेपर, एक कागज़ का टुकड़ा किसी इंसान से ज़्यादा भरोसेमंद होता है। दोस्तों, मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। अब ये तो कोई भरोसा करेगा ही नहीं कि एक 13 साल की लड़की पूरी दुनिया में अकेली है, और मैं हूँ भी नहीं। मेरे पास लविंग पेरेंट्स यानी बहुत प्यार करने वाले माता पिता हैं। एक 16 साल की बड़ी बहन है जिसका नाम मार्गरेट फ्रैंक है, और भी 30 लोग हैं जिन्हें मैं फ्रेंड्स बोलती हूँ यानी दोस्त मानती हूँ। भले ही ये लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत ही खुश हूँ, किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे अभी भी एक ट्रू फ्रेंड की तलाश है, मतलब एक सच्चे दोस्त की तलाश है। मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है जिससे मैं अच्छे से बातें कर सकूं, जो मेरा बहुत ज़्यादा क्लोज हो, उससे मैं अपने दिल की बात बता सकूं। इसलिए मैंने इस डायरी में लिखना शुरू कर दिया है। जब तक मुझे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिल जाता, मैं बाकी लोगों की तरह इस डायरी में कोई भी फैक्ट्स या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं लिखने वाली हूँ। मैं इस डायरी को अपने दोस्त की तरह मानूंगी। मैं इस डायरी में अपनी दिल की बातें लिखूंगी, जैसे कोई व्यक्ति अपने सच्चे दोस्त से बातें कर रहा हो। मैं वैसे ही बातें इस डायरी में लिखूंगी। अब से ये डायरी मेरी दोस्त है, और मैं इस डायरी का नाम किटी रखूंगी। दोस्तों, आगे की कहानी, मतलब आगे की डायरी एंट्री हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने आज क्या सीखा? अबाउट एन फ्रैंक। हमने एन फ्रैंक के बारे में कुछ बातें पढ़ी, कुछ बातें जानी, जैसे कि एन फ्रैंक का पूरा नाम एनालिस मैरी फ्रैंक था। वो जर्मनी की रहने वाली थी। डायरी ऑफ एन फ्रैंक, और हमने एन फ्रैंक की शुरुआत की डायरी एंट्री पढ़ी। दोस्तों, आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक जरूर पढ़ें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ेंगे, मतलब आगे की डायरी एंट्री पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो? पिछली वीडियो में हमने आपकी क्लास 10th का एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट फ्लाइट का है। तो दोस्तों, क्या आप सभी को याद है कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था और क्या सीखा था? दोस्तों, हमने अबाउट एन फ्रैंक यानी एन फ्रैंक के बारे में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़रूरी बातें पढ़ी थी और जानी थी, जैसे कि एन फ्रैंक का पूरा नाम एनालिस मैरी फ्रैंक था। उसको वो डायरी
अपने 13 बर्थडे पर गिफ्ट यानी तोहफे के रूप में मिली थी और उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था। बिगिनिंग ऑफ डायरी एंट्री बाय एन फ्रैंक। और हमने एन फ्रैंक की डायरी एंट्री पढ़ी थी जिसमें उसने अपने बारे में कुछ बातें बताई थीं, जैसे कि वो अपने परिवार के साथ रहती थी जिनसे वो बहुत ही प्यार करती थी। हमने और भी कई बातें जानी थी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। डायरी ऑफ एन फ्रैंक मतलब हम एन फ्रैंक की आगे की डायरी एंट्री पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे की डायरी एंट्री पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे की डायरी एंट्री में एन फ्रैंक ने क्या क्या लिखा है। दोस्तों, आगे की डायरी एंट्री में एन फ्रैंक ने कुछ इस तरह लिखा है। अब अगर किसी को डायरी पढ़नी हो तो उसे इस डायरी का एक भी शब्द समझ नहीं आएगा। ना किटी को बताई हुई कोई बातें जो मैं किटी से करती हूँ वो समझ आएंगी, जब तक कोई मेरे बारे में जान ना ले। तो मैं अपनी लाइफ मतलब अपनी जिंदगी के बारे में और अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पापा सबसे प्यारे हैं। उन्होंने मेरी मम्मी से 36 यानी 36 की उम्र में शादी की थी। उस समय मेरी मम्मी की उम्र 25 थी। फिर मेरी बड़ी बहन मार्गरेट फ्रैंक का जन्म हुआ फ्रैंकफर्ट में। उसका जन्म 1926 में हुआ था और 12 जून 1929 को मेरा जन्म हुआ। मैं फ्रैंकफर्ट में 4 साल की उम्र तक रही थी। फिर मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया और मम्मी पापा 1933 में हॉलैंड चले गए थे। मैं और मेरी बड़ी बहन मार्गरेट फ्रैंक आचेन चले गए थे मेरी दादी के पास। दिसंबर में मार्गरेट हॉलैंड चली गई थी और फरवरी में मैं मार्गरेट के जन्मदिन वाले दिन हॉलैंड गई थी एज अ बर्थडे प्रेजेंट मतलब उसके जन्मदिन के तोहफे के रूप में। उधर मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट की यानी शुरू करी। उस स्कूल में मैं 6 साल की उम्र तक पढ़ी थी और मैं फर्स्ट क्लास तक पढ़ी थी। और 6th में यानी 6ठी कक्षा में मिसेस कुपरेस मेरी टीचर थी। वो हमारे स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी। जब साल ख़त्म हुआ यानी साल के अंत में मैं और मिसेस कुपरेस बहुत रोए थे क्योंकि वो साल मेरा स्कूल में आखिरी साल था और मैं और मिसेस कुपरेस एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। हमने एक दूसरे को हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल दिया क्योंकि हम दोनों बहुत ही दुखी थे। हम दोनों एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। 1941 की गर्मियों में मेरी ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी बहुत बीमार हो गई थी। उनका ऑपरेशन भी हुआ था, इसलिए मेरा बर्थडे यानी मेरा जन्मदिन कुछ बहुत ही धूमधाम से नहीं मनाया गया था। 1942 की जनवरी में दादी की डेथ हो गई थी। उस साल मेरा बर्थडे दादी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया था। उस साल दादी के नाम की भी एक कैंडल जलाई गई थी
उनकी शांति की दुआ के लिए। ये बात किसी को भी नहीं पता कि मैं उन्हें कितना याद करती हूँ और उनसे कितना प्यार करती हूँ। जब भी कुछ अच्छा या कुछ बुरा होता है, मेरे दिमाग में हमेशा मेरी दादी का ख्याल आता है। तो हम आज के दिन 20 जून 1942 पर वापस आ जाते हैं और मैं बताना चाहूँगी कि हम सभी बहुत खुश हैं। हम चारों, मतलब मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बड़ी बहन और मैं बहुत ही खुश हैं। दोस्तों, आगे की कहानी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? डायरी ऑफ एन फ्रैंक। हमने एन फ्रैंक की डायरी में लिखी हुई कुछ बातें पढ़ी, जैसे कि हमने एन फ्रैंक के बारे में, एन फ्रैंक के परिवार के बारे में कुछ बातें जानी, जो थी एन फ्रैंक के माता और पिता 1933 में हॉलैंड शिफ्ट हो गए थे। एन फ्रैंक और मार्गरेट फ्रैंक, जो उनकी बड़ी बहन थी, वो कुछ समय के लिए अपनी दादी के पास रह रहे थे। दिसंबर में मार्गरेट फ्रैंक भी हॉलैंड चली गई थी और फरवरी में मार्गरेट के जन्मदिन के दिन एज बर्थडे प्रेजेंट, यानी जन्मदिन के तोहफे के रूप में, एन फ्रैंक मार्गरेट के पास गई थी। 1941 में गर्मियों में एन फ्रैंक की दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और 1942 के जनवरी में उनकी डेथ हो गई थी। दोस्तों, आप सभी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक चैप्टर जरूर पढ़ें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आए और भी मजा आए आगे पढ़ने में। अगली वीडियो में हम डायरी ऑफ एन फ्रैंक चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब आगे की कहानी पढ़ेंगे। थैंक यू। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आज हम यशपाल द्वारा रचित एक रचना जिसका नाम है लखनवी अंदाज को पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इस लखनवी अंदाज नामक पाठ का शेष अंश पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम लेखक की ट्रेन यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि लेखक ने जो ट्रेन यात्रा की उसमें किस किस प्रकार के उसने दृश्य देखे और नवाब साहब से उनकी क्या क्या बातचीत हुई इत्यादि। इसके बाद हम कहानी का प्रसंग जानते हुए इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, यानी पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं और समझते हैं ये पाठ जिसका नाम है लखनवी अंदाज। अब क्योंकि हम जानते थे कि जो नवाब साहब हैं वो ट्रेन पर बैठे हुए हैं और क्योंकि कोई सामान्य सा व्यक्ति आ गया है तो उन्हें झिझक महसूस हो रही है, क्योंकि नवाब साहब तो बहुत रईस होते हैं और रईस लोग तुच्छ खीरा क्यों खाएंगे, यानी छोटी सी चीज जो है खीरा वो क्यों खाना पसंद करेंगे। पर नवाब साहब है, मन तो मन होता है, इसीलिए वो खीरा खाने के लिए जो है वो सेकंड क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं और लेखक के आ जाने पर उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता। तो लेखक कहता है कि जो नवाब साहब हैं वो कुछ खासा मिलनसार लग नहीं रहे थे और ना ही लेखक से बात करने में कोई दिलचस्पी दिखा रहे थे। तो लेखक भी चुपचाप उन्हें इग्नोर करके बैठ गया। अब देखते हैं कि लेखक और नवाब साहब के बीच क्या कुछ हुआ। तो खीरे की बात हम इस वीडियो में देखेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार जो खीरा है वो एक विशेष प्रसंग है इस कहानी का और उससे संबंधित कैसे है लखनवी अंदाज, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और बनावटी जीवन शैली पर किस प्रकार लेखक ने प्रहार किया है ये भी हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। शुरू करने से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। थाली का अर्थ होता है खाली, किफायत यानी सस्ती और मझोला दर्जा यानी सेकंड क्लास, सफर यानी यात्रा। तो आइए जानते हैं। लेखक बताता है कि किस प्रकार वो नजरें चुराकर और बैठ जाता है अपने आत्मसम्मान में। अब वो खाली बैठा हुआ है तो खाली बैठे बैठे वो कल्पना करने लगता है, क्योंकि यह लेखक की पुरानी आदत है।
लेखक बताता है कि वो नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगा। संभव है कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफर करता देखे। यानी यहां पर नवाब साहब का जो नवाबी है उसको लेखक ने बताने का प्रयास। खीरे के प्रसंग का वर्णन करते हुए बताता है, अब क्योंकि अकेले ट्रेवल कर रहे हैं वो, तो अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं, क्योंकि भाई नवाब की तो नवाबी अलग होती है ना, कि एक तुच्छ सी खीरे जैसी वस्तु नवाब क्यों खाएगा। तो इस पर वो जब लेखक आता है, ट्रेन में बैठता है, तो उसे बहुत ही झिझक महसूस होती है। तो इसकी कल्पना लेखक कर रहा है। आगे क्या हुआ जानते हैं, कुछ कठिन शब्द फिर उसका अर्थ समझेंगे। कनखियां यानी तिरछी निगाहें। आदाबर्स उर्दू में अभिवादन का एक तरीका होता है, आदाबर्स। और भाप लिया यानी समझ लिया। किबला यानी श्रद्धे। अब इस स्थान पर कैसे इस शब्द का प्रयोग हुआ है हम वाक्य की जब व्याख्या करेंगे तो समझेंगे। तो लेखक बताता है कि हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, यानी जो लेखक है वो तिरछी नजरों से नवाब साहब को देख रहा था। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, यानी बाहर की स्थिति को ध्यान से देखते रहे और फिर अचानक से बोले, ओह। नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, यानी सहसा एड्रेस किया, बात करना स्टार्ट किया कि आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे यानी खीरा खाएंगे। तो नवाब साहब का ये जो भाव परिवर्तन है, पहले तो भाई नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। लेखक जब आ गए थे ट्रेन के डब्बे में तो नवाब साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब इसके बाद जब उनके भाव में एकदम से परिवर्तन हो गया, चेंजेस आ गए, नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप सराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। अब लेखक ये कहना चाहता है कि जो खीरा खाना है वो एक बहुत ही आम सी बात है और खुद वो शरीफ बनना चाहते हैं और इसीलिए शरीफ बनने के लिए वो लेखक को जो है मामूली लोगों की स्टडी में शामिल करना चाहते हैं, इसीलिए वो लेखक से बात कर रहे हैं, लेखक से बात करने की पहल कर रहे हैं। तो लेखक इस पर कहता है कि लेखक जवाब देता है इस पर कि शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं, क्योंकि नवाब साहब ने उसे खीरा खाने के लिए पूछा था। तो यहां पर लेखक उसे कहता है कि नहीं नहीं थैंक यू और आप ही खाइए ये खीरा। तो यहां पर आप देखेंगे कि लेखक ने जिस प्रकार नवाब साहब ने नवाबी तहजीब दिखाई, उसी तरह लेखक ने भी नवाबी तहजीब दिखा दी। तो यहां पर एक विशेष अनुकूल शैली का प्रयोग लेखक ने रचना में किया है। आइए जानते हैं आगे की कहानी में क्या हुआ। गौर किया यानी ध्यान दिया, एहतियात यानी सावधानी, करीने यानी विशेष तरीका यानी स्टाइल जिसे बोलते हैं, बुर्क यानी छिड़क। अब लेखक बताता है कि नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। अब यहां आप देखेंगे आप किस तरीके से खीरे का जो काटने का तरीका, छीलने का तरीका नवाबी अंदाज से बताया गया है। तो यहाँ पर नवाब साहब के विचार जो हैं बताए गए हैं कि नवाब साहब जब खिड़की से बाहर देख रहे थे उनके मन में क्या विचार चल रहे थे और फिर उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो खीरे को काटेंगे। तो सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। कि पहले जमाने में क्या होते थे, खीरे बहुत कड़वे होते थे, तो उन्होंने क्या किया कि खीरे की गर्दन काटी यानी सिर को काटा और उसे गोदकर झाग निकाला जिससे उसकी कड़वाहट कम हो जाए। फिर खीरे को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए, यानी बहुत ही सावधानी के साथ खीरे को छीला और काटकर उसको बहुत ही स्टाइल से तौलिए पर सजा रहे थे, जो तौलिया उन्होंने रखा हुआ था। तो यहां पर देखेंगे कि खीरे को किस प्रकार वो सजा रहे। अब लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक
और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। अब यहाँ पर एक तो नवाब साहब नवाब, ऊपर से कि उन्हें नमक और मतलब जो जीरा मिला नमक है और पिसी हुई लाल मिर्च जो है वो भी उन्हें मिल गई है, तो वो उसे भी डालकर जो खीरे को बहुत स्वादिष्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे नवाब साहब के भाव का वर्णन करते हुए लेखक बताता है कि नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक, लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, यानी छिड़क दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़े के स्फुरण से स्पष्ट था, स्फुरण यानी थरथराने से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसवादन की कल्पना से पलावित हो रहा है, यानी उनके मुंह में जो खीरे के स्वाद है उसको लेकर के उनके मुंह में पानी आ रहा है, पानी भर रहा है। तो ये लेखक बताना चाह रहा है, रईस का अर्थ होता है अमीर, पनियाती यानी रसीली और तलब यानी आवश्यकता। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। यानी नवाब साहब जो खीरा काट रहे थे तो वो एक आम व्यक्ति का व्यवहार कर रहे थे। आम व्यक्ति खीरे को धोते हैं, काटते हैं, क्योंकि नवाब साहब तो अपने छोटे मोटे काम खुद करते नहीं है, पर फिर भी रईस बन रहे हैं, पर उनके पास कोई साधन नहीं है, तो इसलिए वह असलियत पर उतर आए, खुद ही काम कर रहे हैं, अपना खीरे वीरे काट रहे हैं। तो आगे नवाब साहब क्या करते हैं कि लेखक को भी खीरे के लिए पूछते हैं, तो कहते हैं नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब यहाँ पर जो नवाब साहब हैं वो लेखक को कहते हैं कि खीरा खाइए, क्योंकि खीरा जो है वो एक विशेष प्रकार का खीरा है, बालम खीरा है, लखनऊ का विशेष है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, यानी लेखक का भी मन कर रहा था खीरा खाने का, लेकिन इनकार कर चुके थे और लेखक पहले ही मना कर चुका था, इसलिए आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाए। तो लेखक ने कहा थैंक यू, इस टाइम मुझे नीड नहीं है, अभी मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है, और जो मैदा है वो भी जरा कमजोर है। मैदा का अर्थ होता है पेट, पेट यानी आमाशय, तो वो भी थोड़ा कमजोर है, तो इसीलिए आप ही खीरा खाएं। तो यहां पर लेखक जो है साफ मना कर देता है खीरा खाने से, आत्मसम्मान के लिए। यहां तक की कहानी में अब तक हमने क्या जाना, आइए जानते हैं। हमने जाना कि नवाब साहब किस प्रकार के व्यक्ति थे, साथ ही लेखक बार बार खीरे के लिए मना क्यों कर रहा था, है ना, क्योंकि उसे अपना आत्मसम्मान बचाना था। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह कहानी बहुत रोचक लगी होगी और घर जाकर आप इस पाठ को पढ़ेंगे। अगली वीडियो को देखने के लिए शेष पाठ पढ़कर आए, पढ़ना वहीं से है, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे। नमस्ते दोस्तों, डीजी 7 के आज के एपिसोड में आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हम कक्षा 10 में इंग्लिश के चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक को पढ़ा। ठीक इसके बाद कक्षा 10 में ही हिंदी के अध्याय लखनवी अंदाज को पढ़ा। एक जरूरी सूचना